बचपन के अनसुलझे आघात और डर वयस्कता में भी बने रह सकते हैं, जिससे हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। वर्तमान में शांति और स्पष्टता प्राप्त करने के लिए इन पुराने डर का सामना करना और उन्हें सुलझाना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज की कहानी थोड़ी अलग होने जा रही है। यह कहानी मेरे पास बांग्ला में आई थी, जिसे मैं हिंदी में अनुवाद करके सुना रहा हूं। हर दिन भूत की कहानियां सुनने के लिए केडी स्टूडियो की भूतिया कहानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कानों में हेडफोन लगाएं और आंखें बंद करके पूरी कहानी सुने। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। तुझे आज कैसे मनमौजी लग रहा है? शरीर विर खराब नहीं है ना? जयंता ने अपनी मनमौजी मुद्रा से निकलते हुए एक शरारती हंसी के साथ कहा। नहीं, शरीर तो बिल्कुल ठीक है, बल्कि पहले से अधिक ताजा लग रहा है। जगह वास्तव में बहुत अच्छी है। ये तो तेरी पहचानी जगह है। पहले से अच्छी नहीं जानता था, लगभग भूल गया था। जयंता ने एक गहरी सांस ली। इतने दिनों बाद फिर से याद आ रहा है। बंगला तो मुझे लगता है कि बिल्कुल पहले जैसा ही है। कमरों में भी कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। फर्नीचर भी कुछ कुछ पुराने समय के ही लग रहे हैं, जैसे यह बांस की मेज और कुर्सियां। वेटर ट्रे में चाय और बिस्कुट ले आया। अभी 4 बजे हैं, लेकिन अब तक धूप उतर आई है। टीपॉट से चाय डालते हुए मैंने पूछा, कितने दिनों बाद आया? जयंता ने कहा, 31 साल बाद। तब मेरी उम्र 6 साल थी। हम जहां बैठे हैं वह बूंदी शहर के सर्किट हाउस का बगीचा है। आज सुबह ही पहुंचे हैं। जयंता मेरा बचपन का दोस्त है। हम एक ही स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़े हैं। अब वह एक समाचार पत्र के संपादकीय विभाग में काम करता है और मैं स्कूल में मास्टरी करता हूं। नौकरी के जीवन में हमारे बीच अंतर आ गया है, लेकिन दोस्ती अभी भी बनी हुई है। राजस्थान यात्रा की योजना हम काफी दिनों से बना रहे थे। एक साथ छुट्टी मिलना मुश्किल हो रहा था। आखिरकार यह संभव हो सका। आम लोग जब राजस्थान जाते हैं तो पहले जयपुर चित्तौड़ ही देखते हैं, लेकिन जयंता शुरू से ही बूंदी पर जोर दे रहा था। मैंने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि बचपन में रविंद्रनाथ की कविता में बूंदी का किला पढ़ा था। वह किला अब जाकर देखना अच्छा लग रहा था। बूंदी बहुत लोग नहीं आते, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां देखने लायक कुछ नहीं है। ऐतिहासिक घटनाओं की दृष्टि से उदयपुर, जोधपुर, चित्तौड़ की महत्वता शायद अधिक है, लेकिन सौंदर्य की दृष्टि से बूंदी भी कम नहीं है। जयंता का बूंदी पर इतना जोर देना शुरू में अजीब लगा। ट्रेन में आते आते कारण समझ में आ गया। उसने बताया कि बचपन में एक बार बूंदी आया था, इसलिए पुरानी यादों के साथ इस जगह को फिर से देखने की इच्छा लंबे समय से मन में घूम रही थी। जयंता के पिता अनिमेश दासगुप्ता पुरातत्व विभाग में काम करते थे, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक स्थानों पर घूमना पड़ता था। इस अवसर पर जयंता का बूंदी देखना हो गया। सर्किट हाउस वास्तव में शानदार है। ब्रिटिश काल का बना हुआ, उम्र कम से कम 100 साल तो होगी। एक मंजिला इमारत, टाइल्स से ढका हुआ ढलान वाला छत, कमरे ऊंचे ऊंचे, ऊपर की ओर स्काईलाइट रस्सी से खींचकर मनमाफिक खोला या बंद किया जा सकता है। पूर्व दिशा में बरामदा है। उसके सामने विशाल कंपाउंड में व्यवस्थित बगीचे में गुलाब खिले हुए हैं। बगीचे के पीछे विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े पेड़ों पर अनगिनत पक्षियों का जमावड़ा है। तोते की भरमार है। कभी कभी मोर की आवाज भी सुनाई देती है, लेकिन वह कंपाउंड के बाहर से आती है। हम सुबह पहुंचते ही पहले एक बार शहर घूमकर देख चुके हैं। पहाड़ की ढलान पर बना बूंदी का प्रसिद्ध किला आज दूर से देखा है, कल अंदर जाकर देखेंगे। शहर में इलेक्ट्रिक पोस्ट न होते तो लगता जैसे हम प्राचीन राजपूत काल में आ गए हैं। पत्थर की पक्की सड़कें, घरों के सामने की ओर 2 मंजिला से लटकी अजीब कलात्मक बालकनियां, लकड़ी के दरवाजों पर बारीक हाथों की नक्काशी देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि हम यांत्रिक युग में रह रहे हैं। यहां आने के बाद से जयंता ने देखा कि वह आम तौर पर जितना बात करता है उससे कुछ कम बात कर रहा है। शायद बहुत पुरानी यादें उसके मन में वापस आ रही हैं। बचपन के किसी स्थान पर बहुत दिनों बाद वापस आने पर मन उदास हो जाना आश्चर्य की बात नहीं है। और जयंता का यह विशेषता कि वह आम लोगों से थोड़ा अधिक विचारशील है, यह तो सब जानते हैं।
चाय का प्याला हाथ से नीचे रखते हुए जयंता ने कहा, जानते हो शंकर, बात बहुत अजीब है। पहली बार जब यहां आया था तब मुझे याद है कि इन कुर्सियों पर पैर रखकर बाबू बनकर बैठता था। लगता था जैसे किसी सिंहासन पर बैठा हूं। अब देख रहा हूं कि ये कुर्सियां न तो आकार में बड़ी हैं, न ही दिखने में खास है। सामने जो ड्राइंग रूम है वह भी मुझे तब दुगुना बड़ा लगता था। अगर यहां वापस न आता तो बचपन की वही धारणा बनी रहती। मैंने कहा, यह तो स्वाभाविक है। बचपन में हम छोटे होते हैं, उसी अनुपात में आसपास की चीजें बड़ी लगती हैं। हम उम्र के साथ बड़े होते हैं, लेकिन चीजें तो नहीं बढ़ती। चाय पीने के बाद बगीचे में घूमते हुए जयंता अचानक चलना रोककर बोला, देवदार। यह सुनकर मैं थोड़ा आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगा। जयंता फिर बोला, एक देवदार का पेड़ वहां उस तरफ होना चाहिए। यह कहते हुए वह तेजी से पेड़ पौधों के बीच कंपाउंड के कोने की ओर बढ़ गया। अचानक एक देवदार के पेड़ की याद जयंता को क्यों आई। कुछ ही सेकंड में जयंता की उत्साहित आवाज सुनाई दी, है, यह यहां है, ठीक वहीं जहां था। मैं आगे बढ़कर बोला, पेड़ अगर है तो वहीं रहेगा, पेड़ तो नहीं चलता फिरता। जयंता ने थोड़ा खींचते हुए सिर हिलाया और बोला, वहां है का मतलब यह नहीं कि मुझे लगा कि इन 30 सालों में पेड़ ने अपनी जगह बदल ली है। वहां का मतलब है जहां मैंने सोचा था कि पेड़ था वहीं। लेकिन तुझे अचानक एक पेड़ की याद क्यों आई? जयंता ने भौहें सिकोड़कर कुछ देर पेड़ के तने को घूरते हुए धीरे से सिर हिलाया और बोला, अब यह कुछ भी याद नहीं आ रहा। किसी वजह से इस पेड़ के पास आया था, कुछ किया था। एक साहब नहीं, अब कुछ याद नहीं आ रहा। याददाश्त की बात सच में बहुत अजीब है। यहाँ के बावर्ची के हाथ का खाना बहुत अच्छा है। रात को डाइनिंग रूम में ओवल आकार की टेबल पर खाना खाते हुए जयंता ने कहा, तब जो बावर्ची था उसका नाम दीवार था। उसके बाएं गाल पर एक कट का निशान था, चाकू का निशान, और उसकी आंखें हमेशा जवाह के फूलों की तरह लाल रहती थीं, लेकिन खाना शानदार बनाता था। खाने के बाद ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठकर जयंता की और भी पुरानी बातें याद आने लगी। उसके पिता किस सोफे पर बैठकर चुरूट पीते थे, माँ कहाँ बैठकर ऊन बुनती थी, टेबल पर कौन कौन सी मैगजीन पड़ी रहती थी, सब उसे याद आने लगा। और इस तरह आखिर में उसे अपने पुतले की भी याद आ गई। पुतला यानी लड़कियों का डॉल पुतला नहीं। जयंता के एक मामा ने स्विट्जरलैंड से लाकर उसे 10-12 इंच लंबी एक बुजुर्ग आदमी की मूर्ति दी थी, जो स्विस देशीय पोशाक पहने हुए था। देखने में वह एक छोटा जीवंत इंसान लगता था। अंदर कोई मशीनरी नहीं थी, लेकिन हाथ, पैर, उंगलियां, कमर इस तरह बने थे कि उन्हें मनचाहे तरीके से मोड़ा जा सकता था। चेहरे पर एक हंसी थी, सिर पर एक छोटी पीली पंख वाली स्विस पहाड़ी टोपी। इसके अलावा पोशाक में भी कोई कमी नहीं थी। बेल्ट, बटन, जेब, कॉलर, मोजे, यहां तक कि जूतों का बकल भी बिल्कुल सही था। पहली बार बूंदी आने के कुछ महीने पहले ही जयंता के मामा विदेश से लौटे थे और आते ही जयंता को यह पुतला दिया। स्विट्जरलैंड के एक गांव में एक बुजुर्ग से यह पुतला खरीदा था। बुजुर्ग ने मजाक में कहा था, इसका नाम फ्रिट्ज है, इसी नाम से इसे पुकारना, किसी और नाम से बुलाओगे तो जवाब नहीं देगा। जयंता ने कहा, बचपन में मुझे बहुत खिलौने मिले। माँ बाप का इकलौता बेटा होने के कारण शायद उन्होंने मुझे कभी किसी चीज से वंचित नहीं किया, लेकिन मामा से मिले इस फ्रिट्ज को पाकर न जाने क्या हो गया। मैं अपने बाकी सारे खिलौनों को भूल गया, दिन रात उसके साथ ही लगा रहता। यहां तक कि एक समय ऐसा आया जब मैं फ्रिट्ज के साथ घंटों बात करता रहता, एक तरफा बातचीत, लेकिन फ्रिट्ज के चेहरे पर ऐसी हंसी और उसकी आंखों में ऐसी नजर थी जैसे वह मेरी बातें समझ रहा हो। कभी कभी ऐसा भी लगता था कि अगर मैं बंगाली की जगह जर्मन बोल सकता तो हमारी बातचीत एक तरफा नहीं होती। अब सोचकर यह बचपना लगता है, लेकिन तब यह सब मुझे बहुत रियल लगता था। माँ बाप मना करते थे, लेकिन मैं किसी की नहीं सुनता था। तब मैं स्कूल नहीं जाता था, इसलिए फ्रिट्जा के लिए मेरे पास बहुत समय था। यहां तक कहकर जयंता चुप हो गया। घड़ी की ओर देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। बूंदी शहर शांत हो चुका था। हम सर्किट हाउस के बैठक खाने में एक लैंप जलाकर बैठे थे। मैंने कहा, पुतला कहां गया? जयंता अब भी कुछ सोच रहा था।
जवाब इतना देर से आया कि मुझे लगा जैसे उसने मेरा सवाल सुना ही नहीं। पुतला बूंदी में लाया था, यहां वह खराब हो गया। खराब हो गया? मैंने पूछा। कैसे? जयंता ने एक लंबी सांस ली और कहा, एक दिन हम बाहर बगीचे में बैठकर चाय पी रहे थे। मैंने पुतले को पास में घास पर रख दिया था। कुछ कुत्ते पास में जमा थे। तब मेरी उम्र इतनी नहीं थी कि चाय पीना चाहिए था, लेकिन जिद करके चाय लेकर पी रहा था। अचानक कप थोड़ा टेढ़ा हो गया और गर्म चाय मेरी पैंट पर गिर गई। बंगले में जाकर पैंट बदलने के बाद वापस आया तो देखा पुतला गायब है। खोजने पर देखा कि 2 सड़क के कुत्ते मेरे फ्रिट्ज को लेकर टग ऑफ वार खेल रहे हैं। वह चीज बहुत मजबूत थी, इसलिए फटकर अलग नहीं हुई, लेकिन उसका चेहरा खराब हो गया और कपड़े फट गए थे। मेरे लिए फ्रिट्ज का अब कोई अस्तित्व नहीं था, वह मर चुका था। फिर क्या हुआ? जयंता की यह कहानी सुनकर मैं हैरान था। फिर क्या? फ्रिट्ज का अंतिम संस्कार किया, मतलब उस देवदार के पेड़ के नीचे उसे दफनाया। चाहता था कि कोई ताबूत जैसा कुछ मिल जाए। साहब का पुतला था, कोई डिब्बा भी चल जाता, लेकिन बहुत खोजने के बाद भी कुछ नहीं मिला, इसलिए अंत में उसे वैसे ही दफना दिया। तब जाकर देवदार के पेड़ का रहस्य मेरे लिए साफ हुआ। 10 बजे के आसपास हम सोने चले गए। एक बड़े बेडरूम में 2 अलग अलग बिस्तरों पर हमारी व्यवस्था थी। कोलकाता में चलने की आदत नहीं थी, वैसे भी काफी थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से बिस्तर पर डनलो पिलो, तकिए पर सिर रखते ही 10 मिनट के अंदर नींद आ गई। रात के कितने बजे थे पता नहीं, किसी आवाज से मेरी नींद खुल गई। पलटकर देखा तो जयंता सीधा बिस्तर पर बैठा था। उसके पास की टेबल लैंप जल रही थी और उसकी रोशनी में उसके चेहरे पर चिंता का भाव साफ नजर आ रहा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं लग रही क्या? जयंता ने जवाब देने के बजाय मुझसे एक पलटा सवाल किया। सर्किट हाउस में कोई बिल्ली या चूहे जैसा कुछ है क्या? मैंने कहा, होना तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन क्यों? मेरे सीने पर से कुछ छल कर गया, इसलिए नींद टूट गई। मैंने कहा, चूहे आमतौर पर नालियों के रास्ते से आते हैं और बिस्तर पर चूहा चढ़ता है, यह तो मैंने नहीं सुना। जयंता ने कहा, इससे पहले भी एक बार नींद खुली थी, तब खिड़की की तरफ से खड़खड़ाने की आवाज सुनाई दी। अगर खिड़की से आवाज आई है तो बिल्ली का ही संभावना है, लेकिन फिर जयंता के मन से संशय जा नहीं रहा था। मैंने कहा, बत्ती जलाने के बाद कुछ देखा? कुछ नहीं, वैसे भी नींद टूटने के साथ ही मैंने बत्ती नहीं जलाई। पहले तो काफी घबरा गया था, सच कहूं तो थोड़ा डर भी लग रहा था। बत्ती जलाने के बाद कुछ नहीं देखा, तो इसका मतलब अगर कुछ आया था तो वह कमरे में ही है। हाँ, जब दरवाजे दोनों ही बंद थे, मैं तुरंत बिस्तर छोड़कर कमरे के कोनों में बिस्तर के नीचे सूटकेस के पीछे एक बार देख आया। कहीं कुछ नहीं था। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था, उसमें भी देखने गया। तभी जयंता ने धीरे से पुकारा, शंकर। मैं कमरे में लौट आया, देखा कि जयंता अपनी रजाई के सफेद कवर की तरफ देख रहा था। मैं उसके पास गया। उसने रजाई का एक हिस्सा लैंप की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह क्या देख। तो कपड़े पर झुककर देखा तो उसमें हल्के भूरे रंग के छोटे छोटे गोल गोल निशान थे। मैंने कहा, बिल्ली के पंजों के हो सकते हैं। जयंता ने कुछ नहीं कहा। मैं समझ गया कि किसी कारण से वह बहुत चिंतित हो गया है। इस बीच रात के 2:30 बज गए थे। इतनी कम नींद में मेरी थकान दूर नहीं होगी और कल भी पूरा दिन घूमना है, इसलिए मैंने कहा कि मैं पास हूं, कोई डर नहीं, निशान पहले से हो सकते हैं आदि कहकर उसे किसी तरह से आश्वस्त करके बत्ती बुझाकर फिर से सो गया। मुझे कोई शक नहीं था कि जयंता जो अनुभव बता रहा था वह वास्तव में उसके सपने का हिस्सा था। बूंदी आकर पुरानी बातें याद आ रही थीं और इसी मानसिक चिंता से उसे यह सपना आया था। रात में और कोई घटना घटी हो तो मुझे नहीं पता, और जयंता ने सुबह उठकर भी कोई नई बात नहीं बताई, लेकिन उसे देखकर इतना समझ में आ गया कि रात में उसकी अच्छी नींद नहीं हुई। मैंने मन में ठान लिया कि जो नींद की गोली मेरे पास है उसे आज रात सोने से पहले जयंता को दे दूंगा। मेरी योजना के अनुसार हम नाश्ता करके 9 बजे बूंदी का किला देखने गए।
गाड़ी की व्यवस्था पहले से ही की हुई थी। किले तक पहुंचते पहुंचते 9:30 बज गए। यहां आकर भी देखा कि जयंता को अपनी सारी बचपन की बातें याद आ रही थीं, लेकिन सौभाग्य से इसका उसके पुतले से कोई संबंध नहीं था। सच कहूं तो जयंता के बाल सुलभ उत्साह को देखकर लगा कि उसने पुतले की बात भूल ही गई है। एक एक चीज देखकर और चिल्लाकर कहता, वो देखो गेट के ऊपर वह हाथी, वो देखो वह गुंबद, ये वही चांदी का बिस्तर और सिंहासन, वह दीवार पर चित्र। लेकिन 1 घंटे के भीतर ही उसका उत्साह कम हो गया। मैं खुद इतनी तन्मयता से देख रहा था कि पहले यह समझ नहीं पाया। एक लंबी गैलरी में चल रहा था और छत की तरफ देखकर झूमर देख रहा था। तभी अचानक ध्यान आया कि जयंता मेरे साथ नहीं है। वह कहां चला गया? हमारे साथ एक गाइड था। उसने बताया कि बाबू बाहर छत की तरफ गए हैं। दरबार हॉल से बाहर आकर देखा कि जयंता काफी दूर छत के दूसरी तरफ की दीवार के पास अन्य मनस्क खड़ा है। वह अपनी सोच में इतना डूबा था कि मेरे पास जाने पर भी उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। आखिर में मैंने नाम लेकर पुकारा तो वह चौंक गया। मैंने कहा, क्या हुआ तुम्हें? ठीक से बताओ। ऐसी शानदार जगह पर आकर भी तुम मुंह लटकाए चुपचाप खड़े हो, यह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जयंता ने बस इतना कहा, तुम्हारा देखना खत्म हो गया क्या? तो अब मैं अकेला होता तो जरूर कुछ और समय रुकता, लेकिन जयंता की हालत देखकर सर्किट हाउस लौटने का ही फैसला किया। पहाड़ी के किनारे बनी पक्की सड़क शहर की तरफ गई थी। हम दोनों चुपचाप गाड़ी के पीछे बैठे थे। मैंने जयंता को सिगरेट ऑफर की, लेकिन उसने नहीं ली। उसमें एक दबा हुआ तनाव दिखाई दे रहा था, जो उसके हाथों की बेचैनी में प्रकट हो रहा था। वह कभी हाथ खिड़की पर रख रहा था, कभी गोद में, और अगले ही पल उंगलियां मरोड़ रहा था या नाखून चबा रहा था। जयंता वैसे तो शांत स्वभाव का है, उसे इस तरह बेचैन देखकर मुझे बहुत असहज लग रहा था। 10 मिनट ऐसे ही चलने के बाद मैं और नहीं रह सका। मैंने कहा, अगर तुम अपनी चिंता का कारण मुझे बताओगे तो शायद तुम्हें कुछ राहत मिल सके। जयंता ने सिर हिलाकर कहा, बताने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि बताने पर तुम विश्वास नहीं करोगे। भले ही विश्वास न करो, लेकिन कम से कम इस विषय पर तुम्हारे साथ चर्चा तो कर सकता हूं। कल रात फ्रिट्ज हमारे कमरे में आया था। रजाई पर जो निशान है वे सभी फ्रिट्ज के पैरों के निशान हैं। इसके बाद जयंता के कंधे पकड़कर उसे झकझोरने के अलावा मेरे पास और कुछ करने का विकल्प नहीं था। जिस व्यक्ति के दिमाग में ऐसी भयानक कल्पना ने घर कर लिया है, उसे क्या कहकर समझाया जा सकता है? फिर भी मैंने कहा, तुमने अपनी आंखों से तो कुछ देखा ही नहीं, लेकिन जो चीज मेरे सीने पर चल रही थी वह 4 पैर वाली नहीं थी, बल्कि 2 पैरों वाली थी। यह मैं अच्छी तरह समझ रहा था। सर्किट हाउस पहुंचकर गाड़ी से उतरते समय मैंने मन में तय किया कि जयंता को एक नसों को शांत करने वाला टॉनिक देना होगा। सिर्फ नींद की गोली से काम नहीं चलेगा। बचपन की एक मामूली सी याद एक 37 साल के जवान आदमी को इतना परेशान कर देगी, यह किसी भी हालत में होने नहीं देना चाहिए। कमरे में आकर मैंने जयंता से कहा, 12 बज रहे हैं, स्नान कर लेते तो अच्छा होता। जयंता ने कहा, तुम पहले जाओ, और बिस्तर पर लेट गया। स्नान करते समय मेरे दिमाग में एक योजना आई। जयंता को सामान्य स्थिति में लाने का शायद यह एकमात्र तरीका है। योजना यह है, अगर 30 साल पहले पुतले को एक विशेष जगह पर मिट्टी के नीचे दफनाया गया था और उस जगह का पता है, तो वहां मिट्टी खोदने पर भले ही पूरा पुतला न मिले, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अभी भी मिलने की संभावना है। कपड़े लत्ते मिट्टी के नीचे 30 साल तक नहीं टिक सकते, लेकिन धातु की चीजें जैसे फ्रिट्ज की बेल्ट की बक्सुआ या कोट के पीतल के बटन, ये चीजें अभी भी मिल सकती हैं। अगर जयंता को यह दिखाया जाए कि उसके प्यारे पुतले की बस ये चीजें बची हैं और बाकी सब मिट्टी में मिल गई हैं, तो शायद उसके दिमाग से यह अजीब ख्याल दूर हो जाए। ऐसा नहीं करने पर हर रात वह अजीब सपने देखेगा और सुबह उठकर कहेगा कि फ्रिट्ज मेरे सीने पर चल रहा था। इस तरह धीरे धीरे उसका दिमाग खराब होना असंभव नहीं है। जब मैंने यह बात जयंता को बताई तो उसकी प्रतिक्रिया से लगा कि योजना उसे अच्छी लगी है। कुछ देर चुप रहने के बाद उसने कहा, खोदने का काम कौन करेगा? कुदाल कहां से मिलेगी? मैंने हंसते हुए कहा,
इतने बड़े बगीचे में एक माली तो जरूर होगा, और माली होगा तो कुदाल भी होगी। उसे कुछ बख्शीश दी जाए तो वह मैदान के एक कोने में एक पेड़ के तने के पास थोड़ी मिट्टी नहीं खोदेगा, यह मानना मुश्किल है। जयंता तुरंत राजी नहीं हुआ। मैंने भी और कुछ नहीं कहा। दो एक बार और टोकने के बाद उसने स्नान कर लिया। वैसे तो वह खाने पीने का शौकीन है, लेकिन दोपहर में उसने सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ा मांस का करी खाया। खाना खत्म करके हम दोनों बगीचे की तरफ की बरामदे में बेंत की कुर्सियों पर बैठ गए। हमारे अलावा सर्किट हाउस में कोई नहीं था। दोपहर शांत थी। दाईं ओर कंकड़ बिछी सड़क के उस पार एक गुलमोहर के पेड़ पर कुछ बंदर बैठे थे, जिनकी बीच बीच में हुप हुप की आवाज आ रही थी। 3 बजे के करीब एक आदमी जो पगड़ी पहने था, हाथ में एक झाड़ू लेकर बगीचे में आया। वह बूढ़ा था। उसके बाल, मूंछें और गाल सब सफेद थे। तुम बोलोगे या मैं? जयंता के इस सवाल पर मैंने उसे आश्वासन देने वाले इशारे के साथ हाथ उठाया और कुर्सी छोड़कर सीधे माली की तरफ चला गया। मिट्टी खोदने के प्रस्ताव पर माली ने पहले थोड़ी अचंभित और संदेह भरी नजरों से मेरी ओर देखा। समझ में आया कि उसे पहले कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं मिला था। उसके क्यों बाबू? सवाल पर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर नर्म आवाज में कहा, कारण न भी जानो तो चलेगा। 5 रुपये बख्शीश दूंगा, जो कह रहा हूं कर दो। बात कहने की जरूरत नहीं कि माली न केवल राजी हुआ, बल्कि दांत दिखाकर सलाम ठोकते हुए ऐसा बर्ताव किया जैसे वह हमारी हमेशा की खरीदी हुई नौकर हो। बरामदे में बैठे जयंता को मैंने इशारा करके बुलाया। वह कुर्सी छोड़कर मेरी ओर बढ़ा। पास आने पर देखा कि उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला पड़ गया है। उम्मीद है कि खोदने पर पुतले का कुछ हिस्सा तो मिलेगा ही। माली इस बीच कुदाल ले आया था। हम तीनों देवदार के पेड़ की तरफ बढ़े। पेड़ के तने से 1.5 हाथ की दूरी पर एक जगह दिखाते हुए जयंता ने कहा, यहां याद है ना तुम्हें? मैंने पूछा। जयंता ने कुछ कहे बिना सिर्फ सिर हिलाकर हां की स्वीकृति दी। कितना नीचे दफनाया था? 1 फुट तो होगा ही। माली ने बिना कुछ कहे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। उसमें हास्य बोध था। खुदाई करते करते उसने मजाक में पूछा कि क्या मिट्टी के नीचे कोई खजाना है, और अगर है तो क्या उसे उसमें से हिस्सा मिलेगा? इस बात पर मैंने हंस दिया, लेकिन जयंता के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। अक्टूबर के महीने में बूंदी में गर्मी नहीं होती, लेकिन जयंता की शर्ट का कॉलर पसीने से भीग चुका था। वह एक तक मिट्टी की ओर देख रहा था। माली लगातार कुदाल चलाता रहा। अब तक पुतले का कोई निशान क्यों नहीं दिख रहा? एक मोर की तीखी आवाज सुनकर मैंने अपना सिर घुमाया। तभी जयंता के गले से एक अजीब सी आवाज निकली और मेरी नजर तुरंत उसकी ओर चली गई। उसकी आंखें जैसे बाहर निकलने को हो रही थीं। अगले ही पल उसने अपना कांपता हुआ दाहिना हाथ धीरे धीरे बढ़ाकर अपनी तर्जनी से गड्ढे की ओर इशारा किया। वह अपनी उंगली को भी स्थिर नहीं रख पा रहा था। फिर एक असामान्य सूखी और भयभीत आवाज में उसने पूछा, वो क्या है? माली के हाथ से कुदाल जमीन पर गिर गई। मिट्टी की ओर देखकर जो मैंने देखा, उसे डर, आश्चर्य और अविश्वास में मेरा मुंह अपने आप खुला का खुला रह गया। देखा, गड्ढे में धूल से ढका हुआ, पीठ के बल हाथ पैर फैलाए 10-12 इंच का एक धवल पूर्ण मानव कंकाल पड़ा हुआ है। मेरे YouTube चैनल के दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो एक लाइक जरूर दें, ताकि मुझे आपके लिए और भी अच्छी कहानियां लाने की प्रेरणा मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।